दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड सचिवालय पेपर 2 यानी हिंदी सिलेबस के अंतर्गत जो 8 कहानियाँ पढ़नी है, उन सारी 8 कहानियों से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम वन लाइनर के फॉर्म में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 8 कहानियाँ सिलेबस के अंतर्गत दी गई है वो 8 कहानियाँ कौन कौन सी है। तो पहली कहानी है मधुआ, जो शंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। दूसरी कहानी है ठाकुर का कुआं, जिसे प्रेमचंद ने लिखा है। तीसरी कहानी है नीलम देश की राजकन्या, जनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। चौथी कहानी जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगा परिंदे। चौथी कहानी का नाम है परिंदे चौथी कहानी है। लेखक का नाम हो जाएगा निर्मल वर्मा। पांचवी कहानी है दिल्ली में एक मौत, कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। छठी कहानी वापसी, जिसे उषा प्रियवंदा जी ने लिखा है। और सातवीं कहानी है अभिशप्त, लेखक का नाम है यशपाल। और जो आठवीं कहानी है मिस पाल, लेखक का नाम हो जाएगा मोहन राकेश। ये जो सिलेबस है उसके अंतर्गत इन्हीं 8 कहानियों को पढ़नी है। तो चलिए सबसे पहले जो पहली कहानी है मधुआ, उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें देखते हैं। मधुआ कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो आंधी से। कहाँ से लिया गया है? आंधी से। शराबी ने कितने दिनों से शराब नहीं पिया था? तो 7 दिनों से शराब नहीं पिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। किसका कथन था? तो शराबी का कथन था। ये खुद से बातें करता है, उसी समय इस लाइन को बोलता है कि तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। मौज बिहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। किसका कथन था? तो ये भी कथन शराबी का ही है, खुद से बातें करने के क्रम में कहता है। ठाकुर सिंह ने शराबी को कितने रुपये दिए थे? तो 1 रुपया ही ठाकुर सिंह शराबी को दिया था। ठाकुर के जमींदार का नाम क्या था? तो लल्लू ठाकुर के जमींदार का नाम था। जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, VVI जिसे हम कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। मधुआ जा सो रहो, किसका कथन था? तो लल्लू कहता है कि मधुआ जा सो रहो। मधुआ जब रोटी मांगने के लिए लल्लू से जाता है तो इसी क्रम में लल्लू कहता है मधुआ जा सो रहो। बे भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पे तुला है? किसने कहा? किसका कथन है, यानी किसने कहा? ये बात भी लल्लू कहता है। जब मधुआ रोटी मांगता है और जब लल्लू उसे जाने के लिए कहता है कि जा सो रहो, और जब मधुआ सोने के लिए नहीं जाता है, तब फिर से लल्लू कहता है कि वे भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पे तुले हो। कुंवर साहब का कोट लिए खेत में दिन भर कौन साथ रहा था? तो मधुआ साथ रहा था, जिसकी वजह से वो दिन भर कुछ खा भी नहीं पाया था। शराबी को फटे कंबल से नीचे क्या मिला? तो पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी को फटे कंबल के नीचे क्या मिला? पराठे का टुकड़ा मिला। नेक्स्ट है मुझे रोने से बड़ा बेर है, किसका कथन है? तो ये कथन शराबी का है। जब मधुआ शराबी को मिलता है तो मधुआ रोता है, तो उसको रोते हुए देखकर ही शराबी कहता है कि मुझे रोने से बड़ा बेर है। शराबी ने मिठाई दुकान से कितने रुपये का सामान खरीदा? तो 1 रुपये का। सारा रुपया जो था उसके पास, वो केवल 1 ही रुपया था, और सारे 1 रुपये का उन्होंने सामान खरीद लिया। मधुआ शराबी को यहाँ क्या ओढ़कर सोया? तो मधुआ जो है शराबी के यहाँ बड़ा पुराना फटा कोट पहन के सोया था। अगर मधुआ की सोने की बात किया जाए तो बड़ा पुराना कोट पहन के, और लेकिन अगर बात करते हैं हम शराबी क्या ओढ़ के सोया था, तो शराबी कंबल ओढ़ के सोया था। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? कौन सोचता है? तो शराबी सोचता है। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बड़ा बीड़ा उठाया है? कौन सोचता है? तो यह शराबी ही सोचता है। शराबी किस नदी के तट पर गया था? शराबी जो था किस नदी के तट पर गया था? तो गोमती नदी के तट पे गया था। शराबी किस नदी के तट पे गया था? तो गोमती नदी के तट पे गया था। राम जी कौन थे? राम जी शराबी के साथी थे। राम जी कौन थे? राम जी शराबी के साथी थे। राम जी ने शराबी को क्या हटाने को कहा? तो शान धरने की कल को हटाने को कहा। राम जी ने शराबी को शान धरने की कल हटाने को कहा। राम जी कितने रुपये का किराया देता था? राम जी 2 रुपये का किराया देता था।
मधुआ के माता पिता कैसे थे? मधुआ के माता पिता कैसे थे? तो मधुआ के माता पिता मर गए थे। मधुआ के माता पिता मर गए थे। शराब ना पीने की सौगंध किसे लेनी पड़ी? तो शराब ना पीने की सौगंध शराबी को लेनी पड़ी। शराब ना पीने की सौगंध शराबी को लेनी पड़ी। चल आज से तुझे शान देना सिखाता हूँ, किसने कहा? तो शराबी ने कहा। चलो आज से तुझे शान देना सिखाता हूँ, सिखाऊंगा, दिखाऊंगा, किसने कहा? तो शराबी ने मधुआ से कहा। शराबी ने मधुआ से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर के कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा, किसने कहा? तो मधुआ नहीं कहता है कि कहीं भी हम रह सकेंगे पर उस ठाकुर की नौकरी नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये होता है ना कि शराबी कहता है कि तुम रात भर तो मेरे पास रह गया, अब जब सुबह मधुआ उठता है तो कहता है कि तुम चले जाओ, तुम कहाँ से आए हो? तब वही कहता है कि मैं ठाकुर के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन मैं कहीं भी चल जाऊँगा, लेकिन अब मैं ठाकुर के यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं जाऊँगा। जयशंकर प्रसाद की कहानी किसके बारे में है? जयशंकर प्रसाद की जो यह कहानी है मधुआ, वो किसके बारे में है? तो शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। आइए देखते हैं दूसरी कहानी, ठाकुर का कुआं। दूसरी कहानी, ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं कहानी किसके द्वारा रचित है? तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? तो जातिवाद की समस्या पे लिखा गया है। ठाकुर का कुआं जातिवाद की समस्या पे लिखा गया है। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 को बनारस में हुआ था। बनारस में हुआ था। 31 जुलाई 1880 को बनारस में हुआ था। 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद जी का जन्म बनारस में हुआ था। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुआ था? प्रेमचंद की मृत्यु अब कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1936 को मृत्यु हुई थी और 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ था। 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 को निधन हुआ था। किनका? प्रेमचंद जी का। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। ठाकुर का कुआं जो प्रेमचंद का है वो किस संग्रह से लिया गया है? तो मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष कब है? ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1932 में हो जाएगा ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष। ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो गंगी मुख्य पात्र है। ठाकुर के कुआं कहानी में जो मुख्य पात्र है वो गंगी है, जो जोखू की पत्नी रहती है। ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है, तो गंगी ही करती है। गंगी ही करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो जाति प्रथा से त्रस्त समाज की प्रतिनिधित्व करती है। कहानी में प्रेमचंद द्वारा क्या दर्शाया गया है? दलितों के जीवन व्यथा को दर्शाया गया है। कहानी में प्रेमचंद के द्वारा दलितों को जीवन व्यथा को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं कहानी में पात्र कौन बीमार है? तो पात्र जोखू ही बीमार होता है, जो गांगी की पति है, जो गांगी की पति है। ठाकुर का कुआं कहानी में 2 कुआं कहाँ थी? एक ठाकुर के घर के पास और एक था कुमार साहू के पास। एक ठाकुर के घर के पास था, एक ठाकुर के घर के पास और एक है कुमार साहू के घर के पास। कुमार साहू के घर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में बदबू क्यों आ रही थी? पानी में बदबू आ रही थी, जो जोखू का तबीयत खराब है तो जब वह पानी पीने को जाता ना तो पानी में बदबू आ रहा था, क्योंकि पानी में कई जानवर मर जाने के कारण पानी से बदबू आ रही थी। जोखू की पत्नी का क्या नाम था? तो गंगी जोखू की पत्नी का नाम था। गंगी जोखू की पत्नी का नाम था। ठाकुर का कुआं कहानी में कितने कुएं का वर्णन किया गया है? 2 कुएं का वर्णन किया गया है। 2 कुएं का वर्णन किया गया है। जोखू की गंदी पानी पीने से कौन रोकता है? तो जोखू को गंदे पानी पीने से गंगी रोकती है। कौन रोकने का काम कर रही है? गंगी। जोखू को गंदा पानी पीने से रोकने का काम गंगी करती है। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट गया? तो बाल्टी छूट गया। ठाकुर के कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट गया? तो बाल्टी छूट गया। होता यह है कि गंदी पानी को पीने से मना करती है, गंगी पानी को पीने से मना करती है जोखू को कि ये पानी गंदा है, इसे मत पियो, मैं दूसरा पानी लेके आता हूँ। और दूसरा पानी वह ठाकुर के कुआं के पास जाती है लाने के लिए, पर वहाँ इसे पानी लेने का अलाउ नहीं होता, जिसके कारण डर से वो पानी जल्दी जल्दी निकालना चाहती है और बाल्टी छूट जाता है। ठाकुर के कुआं पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र जमा थे? तो 10-5 बेफिक्र जमा थे। 10-5 बेफिक्र जमा थे। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ी? तो गंगी चढ़ती है। दबे पांव ठाकुर के कुएं पर चढ़ने का काम गंगी ही करती है। ठाकुर का कुआं पाठ में कुप्पी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी? तो कुप्पी की धुंधली रोशनी कुआं पे आ रही थी। किस पर आ रही थी? कुआं पे।
ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि किसका विद्रोही मन रिवाज, पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा था। तो गंगी का जो विद्रोही मन बन गया था कि एक इंसान को जो गरीब है उन्हें पानी पीने के लिए भी छूट नहीं है कि वो स्वच्छ पानी पी सके, इसीलिए उसका मन विद्रोही पे आ उतरा। ठाकुर का कुआं कहानी के द्वारा लेखक क्या उजागर करना चाहता है? लेखक क्या उजागर करना चाहता है? तो गांव में व्याप्त उच्च नीच एवं अमीरी गरीबी को ही उजागर करना चाहता है। गांव में व्याप्त ऊंच नीच एवं अमीरी गरीबी को ही उजागर करना चाहता है। पानी के उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है, यह बात किसे मालूम नहीं थी? तो बात गंगी और जोकू दोनों को मालूम नहीं थी कि ये गंदा पानी है, अगर इसे हम उबाल देते हैं तो इसकी जो गंदगी है, जो खराबी है, वो खत्म हो जाता है। मालूम ही नहीं था गंगी और जोकी को। गंगी जब ठाकुर के कुएं से पानी लेने पहुंची तो उस समय कितने बजे थे? तो रात के 9 बज रहे थे। रात्रि के 9 बजे गंगी जो है कुएं में पानी लेने के लिए जाती है। किसके दिल में विद्रोह की आवाज़ उठती है? हम क्यों नीचे हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? यह कथन किसका है? तो गंगी के मन में ही विद्रोही का मन उठता है, विद्रोही मन होता है, विद्रोही भाव होता है। किसके मन में? तो गंगी के मन में। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गंगी। किसने गडरिये की भेड़ चुराकर बाद में मारकर खा ली थी? गडरिये की भेड़ चुराकर मार कर खाने का काम जो है ठाकुर ने किया था। किसने किया था? तो ठाकुर ने गडरिये की भेड़ चुराकर और उसे मार कर खा गया था। ठाकुर का कुआं कहानी के मुख्य स्त्री पात्र कौन थे? तो यही गंगी मुख्य स्त्री पात्र हो जाएगी, जो जोखू की पत्नी भी है। कौन अपने पति की हालात देखकर ठाकुर के कुएं से पानी लाने का साहस करती है? तो गंगी अपने पति का हालात देखकर ठाकुर के कुएं से पानी लाने का साहस करती है। छल कपट है और ये ऊंचे लोग अपने जाल फरेब से काम चलाते हैं। कौन है? गांव का ठाकुर है, ये छल कपट का सहारा लेता है और ये ऊंचे लोग हैं और अपने जाल जो होती है, फरेब की चाल जो होती है, उन चाल से भी अपना काम चलाते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट कहानी, नीलम देश की राजकन्या, जो तीसरी कहानी है। नीलम देश की राजकन्या के लेखक का नाम क्या था? मतलब लेखक का जन्म कब हुआ था? तो नीलम देश की राजकन्या जो है, इसके लेखक है जनेंद्र कुमार और जनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में होता है। 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में होता है। नीलम देश की राजकन्या के लेखक जनेंद्र कुमार का जन्म। लेखक जनेंद्र का मूल नाम क्या है? तो लेखक जनेंद्र का मूल नाम था आनंदी लाल। लेखक जनेंद्र कुमार का मूल नाम था आनंदी लाल। लेखक जनेंद्र कुमार के माता का नाम क्या था? तो श्रीमती रमादेवी। माता का नाम श्रीमती रमादेवी और जनेंद्र कुमार का मूल नाम अगर पूछा जाए तो आनंदी लाल हो जाएगा। लेखक जनेंद्र कुमार की पहली कहानी कौन सी है? लेखक जनेंद्र कुमार की पहली कहानी कौन सी है? तो खेल लेखक जनेंद्र कुमार की पहली कहानी है। लेखक जनेंद्र कुमार के पिता का नाम क्या था? तो प्यारे लाल पिता का नाम था। लेखक जनेंद्र कुमार के पिता का नाम श्री प्यारे लाल हो जाएगा। लेखक जनेंद्र कुमार के पिता का नाम श्री प्यारे लाल हो जाएगा और इनका मूल नाम था आनंदी लाल। लेखक जनेंद्र कुमार का मूल नाम क्या था? आनंदी लाल। लेखक जनेंद्र कुमार का पहला उपन्यास है। पहला उपन्यास क्या हो जाएगा? तो परख लेखक जनेंद्र कुमार का पहला उपन्यास है। कहानी संग्रह थी फांसी। कहानी संग्रह कौन सी थी? फांसी। और कहानी अगर पूछा जाए तो हो जाएगा पहली कहानी खेल है, पहली कहानी संग्रह फांसी है और पहला उपन्यास परख है लेखक जनेंद्र कुमार का। जनेंद्र कुमार का पहला परख का प्रकाशन कब हुआ था? जो पहला प्रकाशन है वो परख का कब हुआ था? तो 1928 में और परख पहली उपन्यास है। लेखक जनेंद्र कुमार का पहला कहानी संग्रह क्या है? तो पहला कहानी संग्रह की बात किया जाए तो फांसी हो जाएगा। पहला कहानी संग्रह बोलेंगे तो फांसी हो जाएगा, कहानी बोलेंगे तो खेल हो जाएगा और उपन्यास बोलेंगे तो परख हो जाएगा। और परख उपन्यास का पहला प्रकाशन 1928 में होता है और फांसी जो पहली कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1929 को। नेक्स्ट है नीलम देश की राजकन्या, लेखक जनेंद्र कुमार की कहानी संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष है तो 1933 ईस्वी में हो जाएगा। 1933 ईस्वी में हो जाएगा। जो पहली कहानी संग्रह है फांसी, उसका प्रकाशन वर्ष कहा जाए तो 1933 में हो जाएगा। प्रश्न उत्तर शैली में जनेंद्र कुमार की सर्वाधिक रचना सर्वाधिक रचना कहानी है? तो समय और हम। इसे प्रश्न उत्तर शैली में लिखा गया, यानी प्रश्न और आंसर के रूप में लिखा गया है। जनेंद्र कुमार को उसके लेखन के लिए दिए गए पुरस्कार, यानी जो जनेंद्र कुमार जो लेखक हैं उन्हें कौन कौन सी पुरस्कार मिली है? तो हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, हस्तिमल डालिया पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार हो जाएगा। लेखक जनेंद्र कुमार का निधन हो जाएगा
14 दिसंबर 1928 दिया हुआ है, लेकिन अगर आप नेट में देखते हैं तो 24 दिसंबर 1988 देता है। 24 दिसंबर 1988 लेखक जयनंद कुमार का जो जन्म है वो मतलब जो निधन है वो 24 दिसंबर 1928 को देता है, 24 दिसंबर 1988 को देता है। इसे आप ध्यान रख लीजिएगा और नेट से इसे एक बार ज़रूर मैच कर लीजिएगा आप। और इनका अगर जन्म की बात की जाए तो 2 जनवरी 1905 को होता है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। नीलम देश की राजकन्या कहानी में किस द्वीप का नाम आया है? इस कहानी में एक द्वीप की चर्चा की गई है, उस द्वीप का नाम था नीलम का द्वीप, नीलम का द्वीप, नीलम का द्वीप। नीलम देश की राजकन्या में कितने महल हैं? नीलम देश की जो राजकन्या है उसमें कितने महल की चर्चाएं की गई है? तो 3 महल की चर्चाएं की गई है, 3 महल की चर्चाएं की गई है। नीलम देश की राजकन्या में स्थित 3 महल के नाम क्या हैं? जो 3 महल थे उसमें एक था पुखराज का महल, दूसरा है पन्ने का महल, तीसरा है हरि का महल। पहला है पुखराज का महल, दूसरा है पन्ने का महल और तीसरा है हरि का महल। नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या की सेवा में कौन रहती है? राजकन्या जी की सेवा में कौन रहती है? तो अनेकों स्वर की अप्सराएं रहती है, गंधर्व बालाएं रहती है और किन्नरी तरुणियाँ भी रहती है। 3 लोग इसके सेवा में हैं, अनेकों स्वर की अप्सराएं हैं, बहुत सारे जो अप्सराएं स्वर की वो उनकी सेवा कर रही है, गंधर्व बालाएं भी है और किन्नरी तरुणियाँ भी है, किन्नरी तरुण। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो कहानी हो जाएगा, कहानी की है। नीलम देश की राजकन्या क्या है? तो एक कहानी है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकुमारी किसके इंतजार में है? राजकुमारी जो है किसके इंतजार में है? तो एक राजकुमार के इंतजार में है, एक राजकुमार के इंतजार में है। जो एक कहा जाए तो एक तरफ से मिथ्य भी है, झूठ भी हो सकता है। और इसी बात पे राजकन्या जो है परेशान भी रहती है, क्या ये सच है कि एक राजकुमार आएंगे या नहीं आएंगे? जब उन्हें अप्सराएं लोग कहती है कि तुम्हारे लिए एक राजकुमार आएंगे, तो इसमें कह रहा ना किसके इंतजार में है राजकुमारी? तो वो उसी के इंतजार में यानी राजकुमार के ही इंतजार में है। कहानी नीलम देश की राजकन्या में प्रसाद किनसे उद्यान बना रहता है? जो प्रसाद है, जो महल है, वो किससे उद्यान बना रहता है? तो हरियाला, रंगीन और जगमगाती हुई जो लाइट वगैरह है उनसे जो नीलम देश की राजकन्या का जो महल है वो उद्यान बना रहता है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में अप्सराएं किनारे बलाएं किनकी आज्ञा पर राजकन्या की सेवा में नियोजित हुई है? तो भगवान इंद्र की जो आज्ञा है उसके अनुसार ही नीलम देश की राजकन्या में जो अप्सराएं लोग हैं, जो बालाएं लोग हैं, उस राजकुमारी की सेवा में लगी हुई है। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी संग्रह है? किस प्रकार की कहानी संग्रह है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी संग्रह है। कैसा कहानी संग्रह है? मनोवैज्ञानिक कहानी संग्रह। इस कहानी में किसके मनोभाव को दर्शाया गया है? तो पुरुष के मनोभाव और स्त्री के मनोभाव, दोनों मनोभाव को इस कहानी संग्रह में दिखाया गया है। कहानी के अनुसार किसको एकाएक किन्नरी बलाओं का हास्य फीका लगने लगता है? जो किन्नरी बलाएं जो बात बात पे कुछ हंसी मजाक करती है, तो उसमें से जो हास्य है ना वो राजकन्या को फीका लगने लगता है, राजकन्या को फीका लगने लगता है। कहानी के अनुसार नीलम देश की राजकन्या में कितने महल हैं? तो 3 महल की चर्चाएं की गई थी, 3 महल की चर्चाएं की गई थी। कहानी में किससे अकेलापन नहीं सहा जाता है? किससे अकेलापन नहीं सहा जाता है? तो राजकन्या से अकेलापन भी नहीं सहा जाता है। चक्की हक्का दुख्तारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस पड़ती है? कौन खिलखिलाकर हंस पड़ती है? तो ये राजकन्या है जो खिलखिलाकर हंस पड़ती है। लेकिन इसका एक और आंसर है कि अप्सराएं और किन्नरी की जो बलाएं हैं वो भी ऐसा बात करती है और वो खिलखिलाकर हंसती है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्त, अगर अप्सराएं दिया रहे तो उसे टिक लगाइएगा, अदरवाइज राजकन्या हो जाएगी। कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उनमें उज्जवल हंसी की फुहार फूटकर पराग सी चहु और बिखरी रहती है? तो अप्सराएं। क्या हो जाएगा? अप्सराएं। कहानी में कौन ऐसी डोलती है जैसे फुलवारी और उनमें उज्जवल हंसी की फुहार फूटकर पराग सी चहु और बिखरी रहती है? तो अप्सराएं हो जाएगी। कहानी में कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या जी को बहलाने में लगी है? तो किन्नरी जो बलाएं थी, जो किन्नरियाँ थी, जो किन्नरी बलाएं थी ना, वो राजकन्या को हंसाने के लिए तत्परता से लगी रहती है। कहानी में दुर्दांत रूप से महल फन फटक कर फुक्कार करने लगा है? तो समुद्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समुद्र। दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक कर फुफकार करने लगा है तो हो जाएगा समुद्र। किन्नरी बलाएं किसके लिए भली भांति उपहार लाती है? तो किन्नरी जो बलाएं होती है वो राजकन्या के लिए भली भांति उपहार लाती है। किसके लिए? राजकन्या के लिए। कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया है? कहानी
में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाला है? तो एक राजकुमार को कैद में डाला है। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष 1933 है। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी हो जाएगा। अब चौथी कहानी है परिंदे। चौथी कहानी है परिंदे। तो चलिए देखते हैं परिंदे से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। परिंदे किस विधा की रचना है? परिंदे किस विधा की रचना है? तो कहानी हो जाएगा। परिंदे किस विधा की रचना है? कहानी की। परिंदे किस कहानीकार की रचना है? तो निर्मल वर्मा की रचना है। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। निर्मल वर्मा किस युग के कहानीकार हैं? निर्मल वर्मा किस युग के कहानीकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा छायावादोत्तर युग के। निर्मल वर्मा जो कहानीकार हैं वो छायावादोत्तर युग के हैं। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? सन 1929 ईस्वी को। निर्मल वर्मा का जन्म होता है सन 1929 ईस्वी को। सन 1929 ईस्वी को। निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो निर्मल वर्मा का जन्म शिमला में हुआ था। निर्मल वर्मा का जन्म शिमला में हुआ था। निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ था? तो 1975 को। 1929 को जन्म होता है शिमला में और 1975 को इनका निधन होता है। निर्मल वर्मा की कहानियों में निरूपित हुई है। निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे उसमें क्या निरूपित हुई है? तो रहस्यात्मकता, व्यक्तिकता, जीवनगत जटिलता। जीवनगत जटिलता ये तीनों चीज़ें इसमें निरूपित हुई है। रहस्यात्मकता, व्यक्तिकता, जीवनगत जटिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिंदे शीर्षक कहानी में किस पात्र को केंद्रता मिली है? किस पात्र को केंद्रता मिली है? तो केंद्रता लतिका को मिली है। जो केंद्र है, जो मुख्य बिंदु है, जो प्रमुख पात्र है इस कहानी में वो लतिका है। परिंदे शीर्षक कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो व्यक्तित्व मन स्थिति की अभिव्यक्ति हुई। इस कहानी के अंतर्गत व्यक्तित्व मन स्थिति की अभिव्यक्ति हुई है। परिंदे शीर्षक कहानी की कथानायिका नीला लिफाफा किसके सिरहाने रख देती है? तो जूली के सिरहाने नीला लिफाफा रख देती है। जो कथानायिका है परिंदे कहानी की कथानायिका भी कौन हो जाएगी? तो वह भी लतीफ़ा ही हो जाएगी। कौन हो जाएगी? लतीफ़ा, क्योंकि वही प्रमुख कैरेक्टर है इस कहानी का। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो 5 कहानियां संकलित की गई है परिंदे कहानी संग्रह में। कितनी कहानियां? 5 कहानियां। परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? तो 8 पात्र हो जाएंगे। कितने पात्र हैं परिंदे कहानी में? 8 पात्र हो जाएंगे। निर्मल वर्मा कृत परिंदे का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। निर्मल वर्मा कृत परिंदे का प्रकाशन 1960 में हुआ था। प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया है। प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रतीक दिखाई दिया है। तो धुंध और परिंदे का। धुंध और परिंदे का। लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पे कार्यरत है? लतिका जो है वो कॉन्वेंट स्कूल के जो छात्रावास है उसमें किस पद पे है? तो वार्डन रहती है। लतिका क्या रहती है? वार्डन रहती है। क्या मैं खुसट बुढ़िया से कम है? अपने अभाव का बदला मैं दूसरे के लिए जा रही हूँ। यह कथन किसका है? तो यह लतिका का कथन है कि क्या मैं खुसट बुढ़िया से कम हूँ क्या, जो अपने अभाव का बदला मैं किसी दूसरे से ले रहा हूँ? तो ये लतिका कहती है। लतिका। छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? तो कमरुद्दीन नाम है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्त। छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? तो कमरुद्दीन। कमरुद्दीन। परिंदे की नायिका लतिका किससे प्रेम करती है? तो गिरीश नेगी से प्रेम करती है। गिरीश नेगी से प्रेम करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में एक मौत से जो भी इंपॉर्टेंट MCQ होगा। यह कहानी सन 1954 के आसपास लिखी गई। कहानी कब लिखी गई थी? तो सन 1954 के आसपास यह कहानी लिखी गई है। सन 1954 के आसपास में दिल्ली में एक मौत कहानी जो है वो लिखी गई है कमलेश्वर के द्वारा। दिल्ली में एक मौत किस विधा की रचना है? दिल्ली में एक मौत किस विधा की रचना है? तो कहानी है। कैसा है ये? दिल्ली में एक मौत कहानी है। दिल्ली में एक मौत किनकी कहानी है? तो कमलेश्वर जी की कहानी है। किनकी कहानी है? तो कमलेश्वर जी की कहानी है। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? तो 6 जनवरी 1932 को हुआ था। 6 जनवरी 1932 को कमलेश्वर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश में। कमलेश्वर किस युग के कहानीकार हैं? तो प्रेमचंद्रोत्तर युग के। प्रेमचंद्रोत्तर युग के कमलेश्वर जो कहानीकार हैं प्रेमचंद्रोत्तर युग के। दिल्ली में एक मौत कहानी में कहाँ का वातावरण चित्रित हुआ है? कहाँ का वातावरण? तो महानगरीय वातावरण का चित्रण इस कहानी के अंतर्गत हुआ है। दिल्ली में एक मौत कहानी के अंतर्गत महानगरीय वातावरण का चित्रण हुआ है। वासवानी की पत्नी ने वासवानी को शाम को कहाँ चलने को कहा? तो वासवानी की पत्नी ने वासवानी जी को शाम को प्रमिला के घर चलने को कहा था। किसके घर? प्रमिला के घर चलने को कहा था। सेठ दीवानचंद की मौत किस अस्पताल में हुई
थी, सेठ जो दीवानचंद है उसकी मौत किस अस्पताल में हुई थी? तो इरविन अस्पताल में हुई थी। किस अस्पताल में हुई थी? इरविन अस्पताल में हुई थी। दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक नए मनुष्य के किस भावना को इंगित करता है? जो नए मनुष्य है उसके किस भावना को इंगित कर रहा है इस कहानी के अंतर्गत? तो संवेदनहीनता की। दिल्ली में एक मौत कहानी में सूचियों पर लटके ईसा से लेखक का क्या मतलब है? सूचियों पर लटके ईसा से लेखक का क्या मतलब है कि जो बस में खड़े जो यात्री लोग हैं ना वो सूचियों पर लटके ईसा की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा बस में खड़े यात्री। कहानी के अनुसार शव यात्रा किस रोड से होकर गुजरने वाली थी? इंपॉर्टेंस हो जाएगा दोस्तों आर्य समाज रोड से। ये काफ़ी ज़्यादा VVI में हो जाएगा आर्य समाज रोड से। शव का दाह संस्कार कहाँ किया जाएगा? तो पंचकुशिया शमशान भूमि में शव का दाह संस्कार किया जाना था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाएगा। शव का दाह संस्कार कहाँ किया जाएगा? तो पंचकुशिया शमशान भूमि में। लेखक के बगल वाले कमरे में कौन अपने जूते पॉलिश कर रहा था? कौन अपने जूते को पॉलिश कर रहा था? तो अतुल मवानी जी था जो लेखक के बगल कमरे में था और अपने जूते को पॉलिश कर रहा था। अतुल भवानी ने लेखक से क्या मांगने आया है? अतुल भवानी लेखक से क्या मांगने आता है? तो हो जाएगा आयरन। क्या मांगने आता है? लेखक से आयरन मांगना आता है। सरदार जी का नौकर धर्मा बाजार क्यों जा रहा था? तो मक्खन लाने के लिए। क्यों जा रहा था? मक्खन लाने के लिए। सरदार जी का नौकर धर्मा बाजार क्यों जा रहा था? मक्खन लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ने धर्मा को क्या लाने के लिए पैसे दिए? लेखक ने धर्मा को क्या लाने के लिए पैसे दिए? तो सिगरेट लाने के लिए पैसे दिए। वही नौकर जो है सरदार का जो नौकर है उसी का नाम धर्मा है जो मक्खन लाने के लिए जाता है सरदार के लिए। लेकिन अगर बात की जाए कि लेखक को ने उसे क्या लाने के लिए दिया तो सिगरेट। अतुल भवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था? तो खान मार्केट में। अतुल भवानी का सूट काफ़ी फेमस हो रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो पूछा सबने उससे यही पूछा कि आपने ये सूट कहाँ से सिलवाई है? तो खान मार्केट से। लेखक किस वजह से शव यात्रा में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहा है? लेखक जो होता है ना वो इस कहानी में शव यात्रा में शामिल नहीं होने का हिम्मत नहीं करता है कि हम शामिल हो सकें। कारण बता कि सर्दी की वजह से दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है ठंड के मौसम में, इसीलिए शव यात्रा में लेखक जाने से हिम्मत नहीं कर रहा है। सबके पीछे 7 आदमी चल रहे हैं। 7वां आदमी कौन था? तो वही लेखक था। जो सबके पीछे जो 7 आदमी चल रहे थे उसमें 7वां आदमी लेखक ही है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट कहानी। जो कहानी नेक्स्ट है वो 7वीं कहानी है वापसी। 7वीं कहानी है वापसी। वापसी किस विधा की रचना है? तो वापसी भी एक कहानी है। वापसी किसकी कहानी है? तो वापसी कहानी के जो लेखक हैं वो उषा पिरवंदा जी हैं, यानी उषा पिरवंदा जी की ही कहानी है। उषा पिरवंदा ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने MA किया था और PhD भी यहीं से किया है। और PhD भी उषा पिरवंदा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही किया था। वापसी कहानी में कथानायक कौन है? तो वापसी कहानी में कथानायक गजाधर बाबू हैं। कौन है? गजाधर बाबू। वापसी के कथानायक कहाँ से अवकाश प्राप्त करते हैं? तो रेलवे की नौकरी से अवकाश प्राप्त करते हैं। वापसी जो के कथानायक जो है, जो मेन कैरेक्टर है, जो मुख्य पात्र है गजाधर बाबू, वो रेलवे की नौकरी से अवकाश प्राप्त करते हैं। गजाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ती है? तो गजाधर बाबू को बाद में चीनी के मिल में नौकरी करनी पड़ती है। जब गजाधर बाबू घर आते हैं और घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, उनके बच्चे उनसे अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये बातें खराब लगती है गजाधर बाबू को और वो दोबारा चीनी के मिल में काम करने को चले जाते हैं। गजाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने थे? तो पूरे परिवार वालों के ही उपेक्षा के पात्र बन गए। गजाधर बाबू अपने परिवार वाले के लिए ही उपेक्षा के पात्र बन गए। रीज़न ये था कि जब भी उसके परिवार में कोई गलतियाँ करता था तो गजाधर बाबू उसे रोकते थे तो वही उपेक्षा के पात्र बन गए। उषा पिरवंदा की कहानी किस पर आधारित है? यह जो कहानी है वापसी किस पर आधारित है? पारिवारिक समस्याओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? पारिवारिक समस्या पे। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? तो 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? तो 35 साल के बाद। वापसी पाठ में गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? गणेशी कौन था? जो वापसी पाठ है ना, जो वापसी पाठ है उसमें गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? तो सिल्ला के घर जाने से मना करते हैं। किसके घर? सिल्ला के घर जाने से मना करते हैं। और ये जो गणेशी लिखा हुआ है, एक जो छोटा सा क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, गणेशी कौन था? तो गणेशी जो था ना वो गजाधर बाबू जो थे वो जहाँ रेलवे में नौकरी करते थे कानपुर में, तो वहाँ गणेशी उनका सहयोगी था जो उन्हें खाना पीना बना के देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजाधर बाबू के घर खाना बनाने वाला कौन था? तो वही गणेशी था। गजाधर बाबू के घर जो खाना बनाने वाला कौन था? तो वो गणेशी ही था। वापसी कहानी के मुख्य पात्र हैं गजाधर बाबू। वापसी कहानी के मुख्य पात्र हैं तो गजाधर बाबू हो जाएंगे।
गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या बताया गया है? तो इस कहानी में जो उनकी बड़ी बेटी का नाम बताया गया कांति बताया गया, छोटी बेटी का नाम बसंती बताया गया। छोटी बेटी का नाम बसंती बताया गया, बड़ी बेटी कांति है। गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? तो रेलवे में नौकरी करते थे। गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? तो रेलवे में। गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? तो उसके 4 बच्चे थे। उसके 4 बच्चे थे, नरेंद्र, अमर, अभी जो मैंने बताया पहली बड़ी बेटी कांति और एक और बेटी थी बसंती। आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए? गजाधर बाबू से या किसने कहा? तो गजाधर बाबू की पत्नी ने ही कहा था कि आप अकेले क्यों बैठे हो, बच्चे कहाँ चले गए? गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई? तो गजाधर बाबू को चीनी के मिल में, और वो चीनी का मिल था जो वो सेठ रामजी मल के चीनी के मिल में मिला था। सेठ रामजी मल के चीनी के मिल में दोबारा नौकरी मिल गई। गजाधर बाबू के बेटे, बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के पोशाक हैं? तो स्वच्छतावादी। जो गजाधर बाबू के बेटे लोग हैं ना, वो स्वच्छतावादी के पीढ़ी के विचारधारक हैं। अब चलिए देखते हैं 7वीं कहानी, अभिशप्त। यशपाल का जन्म कब हुआ? यशपाल जी का जन्म कब हुआ? तो 3 दिसंबर 1903 को। 3 दिसंबर 1903 को यशपाल जी का जन्म होता है और अभिशप्त के लेखक का नाम ही है यशपाल। अभिशप्त जो कहानी है उसके लेखक का नाम ही है यशपाल, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को होता है। 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को होता है। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? यशपाल जी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो फिरोजपुर छावनी में। यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी में। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। यशपाल जी ने जो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से की थी। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से की थी। यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से। लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की शिक्षा प्राप्त की। और अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो कांगड़ी हिमाचल प्रदेश से। कांगड़ी हिमाचल प्रदेश से जन्म होता है 3 दिसंबर 1903 को। 3 दिसंबर 1903 को। और यशपाल जी हैं वो अभिशप्त कहानी के लेखक भी हैं। अभिशप्त कहानी के लेखक हैं। लाहौर में यशपाल की परिचय किससे हुआ? लाहौर में यशपाल जी का परिचय किससे हुआ? तो भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। लाहौर में यशपाल जी का परिचय भगत सिंह तथा सुखदेव से हुआ था, और जिसके कारण ये भी क्रांतिकारी के रूप में शामिल हो गए, यानी देश की आज़ादी दिलाने में शामिल हो गए। और इसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा जेल भी जाना पड़ा, और जेल में जाने की वजह से उन्होंने जेल में ही शादी कर ली थी। यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा? तो वही स्वतंत्रता संग्राम के कारण, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण यशपाल जी को जेल जानी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोवर किससे होता है? जो यशपाल जी जो अपनी रचना करते हैं, जो कहानी नाटक वगैरह लिखते हैं, उनका सरोवर किससे होता है? तो सीधा हो जाएगा आम आदमी से। आम आदमी से। आम आदमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? सब लेखक की अपनी कोई शैली होती है जिसके भी विशिष्ट माने जाते हैं, तो ये हो जाएंगे यथार्थवादी के। किसकी? यथार्थवादी के। यशपाल कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? यानी यशपाल जी ने जो नाटक लिखी है उनमें से कौन सा उपन्यास है, जो उपन्यास लिखी है उनमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जो भारत के विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? तो झूठा सच। झूठा सच ये भारत के विभाजन पर लिखी गई यशपाल के द्वारा उपन्यास है। झूठा सच। झूठा सच। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग किया और कटाक्ष किया है? यानी जो लखनवी अंदाज है, जो यशपाल का लिखा हुआ कहानी है, लखनवी अंदाज यशपाल के द्वारा लिखा हुआ कहानी, जो काफ़ी फेमस कहानी है, उसमें किस वर्ग के लोगों पे व्यंग किया गया है? तो समांती वर्ग के लोगों पे व्यंग किया गया है। समांती वर्ग के लोगों पे व्यंग किया गया है। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं? यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं? तो तर्क का तूफान, भस्माकृत, चिंगारी। तर्क का तूफान, भस्माकृत, चिंगारी, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, दो दूलिया, फूलों का कुर्ता, ये सभी यशपाल जी की प्रमुख कहानी संग्रह हैं। तर्क का तूफान, भस्माकृत, चिंगारी, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, दो दूलिया, फूलों का कुर्ता। फूलों का कुर्ता, इतने सारी कहानी जो है यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है, जो प्रमुख रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? यशपाल जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख उपन्यास कौन कौन सी है? तो मेरी बात उसकी बात, मेरी बात उसकी बात, अमिता, अमिता, झूठा, झूठा, दिव्या, झूठा, दिव्या, देशद्रोही, देशद्रोही, दादा कॉमरेड और पार्टी कॉमरेड, ये सभी यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं। एक बार फिर देख लीजिए, मेरी बात उसकी बात, अमिता दिव्या 1945 में लिखी गई, झूठा सच 1953 में लिखी गई, देशद्रोही 1943 में लिखी गई, दादा कॉमरेड 1941 में लिखी गई और पार्टी कॉमरेड, ये सारे के सारे यशपाल जी के प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल की मृत्यु कब हुई? यशपाल जी की मृत्यु कब हुई? तो 1976 को। यशपाल जी की मृत्यु कब हुई? तो 1976 को। जन्म की बात किया जाए तो 3 दिसंबर 1903 को। 3 दिसंबर 1903 को।
किस पार्क के आसपास मेला या जलसा लगा रहता था? तो अमीनुद्दौला पार्क के पास जलसा या मेला हमेशा लगा रहता था। किस पार्क में? तो हो जाएगा अमीनुद्दौला पार्क। शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? तो 2 बच्चे थे। शुक्ला जी के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे का नाम था लल्लू और सविता। 2 बच्चे हैं, नाम है लल्लू और सविता। आतिशबाजी का मुकाबला किस स्थान पे होना था? आतिशबाजी का मुकाबला किस स्थान पे होना था? जालौन और फतेहपुर में आतिशबाजी का मुकाबला होना था। कुछ होगा ही लोगों के जेब के पैसे खींचने के लिए कुछ बहाना चाहिए। यह कथन किसका है? तो शुक्ला जी का कथन है। जब वहाँ भीड़ लगी होती है ना शुक्ला जी के घर के पास में, तो चर्चाएं करते हैं शुक्ला जी लेखक, और शुक्ला जी की जो मैसेज थी वो सब चर्चाएं करती है। बोलता है कुछ भी होगा, लोगों को पैसा खींचने का बहाना चाहिए, इसीलिए भीड़ लगी हुई है। शुक्ला जी बैठे थे कुर्सी पर। शुक्ला जी कहाँ बैठे थे? कुर्सी पर बैठे थे। ज्वाला का संबंध किस जाति से था? तो यहीर जाति से था। ज्वाला का संबंध किससे था? तो यहीर जाति से था। ज्वाला जो जाति का यही था, उसके कितने बच्चे थे? उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी, और एक छोटे नन्हे बच्चे का जन्म होता है बाद में। जिसे एक 5 साल का जो यहीर का ही, जो ज्वाला का ही बेटा है, उन्होंने 5 साल के नन्हे बच्चे को हत्या कर दी है, और इसी पे यह कहानी भी है। रुपये का कितना शेयर मिलता था? 12-14 शेयर मिलता था। रुपये का 12-14 शेयर मिलता था। निम्नलिखित में से किसने कहा कि देखिए इन लोगों के बच्चे इतने कम उम्र में भी कैसे पक्के होते हैं? तो मिसेज शुक्ला जी कहते हैं। यशपाल का विवाह कहाँ हुआ और किसके साथ हुआ? इस कहानी के जो लेखक है यशपाल जी, उनका विवाह कहाँ हुआ और किनके साथ हुआ? तो जेल में ही इनका विवाह हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, कि जेल में हुआ था प्रकाशवती से, और 1936 ईस्वी को। विप्लव का प्रकाशन वर्ष है। विप्लव जो एक पत्रिका थी, इसको यशपाल जी ने प्रकाशन किया था। कब किया था? 1938 ईस्वी को। नन्हे बच्चे की हत्या किसने की थी? तो 5 साल के बच्चे ने की थी। नन्हे बच्चे की हत्या। 5 साल के बच्चे ने नन्हे बच्चे की हत्या क्यों की? 5 साल की बच्चे ने नन्हे बच्चे की हत्या की, तो आखिर क्या कारण था? तो जो उनकी अम्मा थी, वो सारा जो घोल होता था वो नन्हे बच्चे को पिला देती थी। इसीलिए 5 साल के बच्चे ने नन्हे बच्चे की हत्या कर दी कि मुझे मिलती ही नहीं, नन्हा बच्चा रहेगा ही नहीं, तो घोल तो मुझे ही पीने के लिए मिलेगी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट कहानी। जो नेक्स्ट कहानी है वह जो 8वीं कहानी है, जो लास्ट कहानी है JSSC CGL सिलेबस के अंतर्गत, उसका नाम है मिसपाल। अब इस कहानी से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वन लाइनर के फॉर्मेट में देखते हैं। मिसपाल कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो राकेश मोहन। मिसपाल जो कहानी है, इनके जो लेखक हैं वो हो जाते हैं राकेश मोहन जी। कौन हो जाते हैं? राकेश मोहन जी। राकेश मोहन का पूरा नाम क्या है? राकेश मोहन का पूरा नाम है मदन गोपाल राकेश। जो राकेश मोहन है उनका पूरा नाम हो जाएगा मदन गोपाल राकेश। राकेश मोहन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में 1925 को हुआ था। राकेश मोहन का निधन कब हुआ? 1972 ईस्वी को। तो 1972 ईस्वी को राकेश मोहन का निधन होता है। जन्म अमृतसर में 1925 ईस्वी को होता है। मिसपाल कहाँ रहती थी? तो मिसपाल जी जो है कुल्लू में रहती थी। वो कहाँ पे रहती थी? कुल्लू में। और ये मिसपाल जो है इस कहानी का मुख्य किरदार है। वंश रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर मिसपाल किससे बात कर रही थी? जो वंश है रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर मिसपाल किससे बात कर रही थी? तो पोस्टमास्टर से बात करती है। किससे? पोस्टमास्टर से बात करती है। मिसपाल के साथ रंजित बस से कहाँ जा रहे थे? तो मिसपाल के साथ रंजित बस में जोगिंदर नगर जा रहे थे। रंजित कहाँ जा रहे थे? जोगिंदर नगर। ये रंजित जो था, मिसपाल जहाँ काम करती थी वहीं का एक काम करने वाला व्यक्ति रंजित है, जो कह सके तो मिसपाल के प्रति अच्छा सोच रखता था, नेक सोच रखने वाला व्यक्ति था, यानी ऑफिस का सहयोगी था। मिसपाल के ऑफिस का सहयोगी कौन था? रंजित। मुझे अफसोस होने लगा कि मिसपाल को बस में जगह नहीं मिली। यह किसका कथन है? तो रंजित का ही कथन है। जब बस से दोनों जा रहे थे जोगिंदर नगर, तो मिसपाल जी को बैठने के लिए बस में जगह नहीं मिलती है। तो यही कथन किसके द्वारा कहा गया है? रंजित के द्वारा, कि मुझे अफसोस है कि मिसपाल को बस में बैठने के लिए जगह नहीं मिली। रिटायर अंग्रेज मेजर ने शादी किनसे की थी? यानी जो रिटायर अंग्रेज मेजर था उनका विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था? तो मिसपाल के साथ ही रिटायर अंग्रेज का विवाह हुआ था। अंग्रेज मेजर ने किसके नाम पर अपने सेब के बगीचे का नाम रख दिया? जो रिटायर अंग्रेज है उसका एक सेब का बगीचा था। जब रिटायर अंग्रेज का विवाह
मिसपाल जी से हो जाता है तो अंग्रेज मिसपाल के नाम पर ही अपने सेब के बगीचे का नाम रख देता है। मिसपाल के नाम पर ही अपने सेब के बगीचे का नाम रख देता है। मिसपाल किस विभाग में नौकरी करती थी? तो मिसपाल जी जो है सूचना विभाग में नौकरी करती थी। मिसपाल कहाँ नौकरी करती थी? सूचना विभाग में। ये लोग इतने अच्छे हैं और बेईमान हैं, कथन किसका है? ये लोग इतने अच्छे हैं और बेईमान है, किसका कथन है? तो मिसपाल जी का कथन है। ये लोग इतने अच्छे और बेईमान है, या किसका कथन है? तो मिसपाल जी का कथन है। इस कहानी में एक सूचना विभाग की चर्चा की गई है। सूचना विभाग से किस व्यक्ति ने त्यागपत्र दिया था? मिसपाल जी ने। जो सूचना विभाग में जो मिसपाल जी काम करती है, फाइनली वो वहाँ से त्यागपत्र दे देती है। रीज़न ये होता है कि वहाँ काम करने वाले इनके जो और जो सहयोगी थे, जो जेंट्स लोग थे, वो लोग इनके शक्ल सूरत पे, इनके शरीर के बनावट पे हमेशा कमेंट किया करते थे, जो चीज़ें मिसपाल जी को अच्छा नहीं लगा और फाइनली उन्होंने सूचना विभाग से त्यागपत्र दे दिया। मिसपाल के रंग रूप पर किस व्यक्ति ने कोई ना कोई टिप्पणी किया करता था? एक व्यक्ति था जो मिसपाल जी के रंग रूप पर हमेशा कोई ना कोई टिप्पणी करता था। उस व्यक्ति का नाम है बुखारिया। कौन सा व्यक्ति है? बुखारिया। यह किसका कथन है कि आजकल मिसपाल पहले से स्लिम भी तो हो रही है? यह कथन जोरावर सिंह का था। पहले से स्लिम हो रही है, यह कथन किसका है? तो जोरावर सिंह का। जोरावर सिंह का। मिसपाल को किस वस्तु से चिढ़ थी? मिसपाल जो था उसे किसी वस्तु से चिढ़ था। उस वस्तु का क्या नाम है? तो बनाव श्रृंगार। यानी मिसपाल जी को बनना, श्रृंगार करना, पहनना, ओढ़ना, ये सब ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं थी। मिसपाल जी को बनाव श्रृंगार से चिढ़ थी। मिसपाल ने अपने घर में समय बिताने के लिए अभ्यास करती थी। यानी मिसपाल जी हैं जो अपने घर में समय बिताने के लिए क्या चीज़ का अभ्यास करती थी? तो चित्रकला और संगीत का अभ्यास करती थी। संगीत और चित्रकला का अभ्यास मिसपाल जी हमेशा अपने घर में अपना समय स्पेंड करने के लिए किया करती थी। मिसपाल ने संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। इस अभ्यास के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती थी? मिसपाल अपने घर में अपना समय बिताने के लिए चित्रकला और संगीत का अभ्यास किया करती थी और उसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग करती थी। उस वाद्य यंत्र का नाम था तबला और सितारा। तबला और सितारा दोनों वाद्य यंत्र ऐसे थे जिनका प्रयोग मिसपाल जी हमेशा किया करती थी। फर्स्ट क्लास बोहेमियन नामक कॉफ़ी पिलाया करती थी। एक कॉफ़ी है फर्स्ट क्लास बोहेमियन। फर्स्ट क्लास बोहेमियन ये कौन पिलाया करती थी? तो मिसपाल जी पिलाया करती थी। कौन पिलाया करती थी? मिसपाल जी। अपेंडाइटिस का ऑपरेशन हुआ था। इस कहानी में किस व्यक्ति का अपेंडाइटिस का ऑपरेशन हुआ था? तो जोरावर सिंह का। जोरावर सिंह का। जो जोरावर सिंह एक कथन भी कहा है इस कहानी में कि आजकल तो मिसपाल स्लिम भी होती जा रही है। आजकल तो मिसपाल स्लिम भी होती जा रही है। मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। यह कथन किसका है? तो यह भी कथन मिसपाल जी का है कि मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। कहाँ? जब वो काम कर रही होती है दिल्ली के सूचना विभाग में, तो वहीं ये कथन मिसपाल जी कहती है। मिसपाल को किसने सलाह दी कि तुम यहीं रहो और अपने संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो? जब मिसपाल जी को मन नहीं लगने लगा, वहाँ के जो कटाक्ष हैं, जो उन पे जो उनके शक्ल सूरत पे जो बातें की जाती थी, तब रंजीत जी जो उनके सहयोगी थे वो उन्हें सलाह देते हैं कि तुम यहीं रहो और संगीत और चित्रकला का अभ्यास भी करते रहो। पिंकी क्या है? पिंकी क्या है? तो एक नाम इस कहानी के अंतर्गत आया गया है, पिंकी जो कुत्ते का नाम है। किसका नाम है? पिंकी जो कुत्ते का नाम है। रंजीत को टाटा किसने किया? रंजीत को टाटा किसने किया? तो पिंकी ही ने किया। इसके कुत्ते ने किया, यानी कुत्ते ने किया। मनाली में 10 दिन से रह रहा था। मनाली में 10 दिन से कौन रह रहा था? तो रंजीत रह रहा था। मनाली में 10 दिन से कौन रह रहा था? रंजीत रह रहा था, जिसमें 10वां दिन ही रंजीत जो है उसका मुलाकात मिसपाल से होता है। तो उसी समय मिसपाल पूछती है कि तुम कितने दिनों से यहाँ पे हो? तो उन्होंने कहा मैं 10 दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। कौन सी पुस्तक मिसपाल के पास थी? तो मिसपाल जी के पास था एक पुस्तक जिनका नाम है बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया एक जो बुक है कॉन्वेंट ऑफ हैप्पीनेस, यही मिसपाल के पास हमेशा रहता था। रंजीत ने अपना सामान कहाँ पर छोड़ रखा था? रंजीत ने अपना सामान कहाँ पे छोड़ रखा था? तो परिवहन दफ्तर में। परिवहन दफ्तर में रंजीत ने अपना जो सामान था कहाँ छोड़ रखा था? परिवहन दफ्तर में। परिवहन दफ्तर में। मैं अभी पोस्ट मास्टर से वहाँ टेलीफोन करा दूंगी, कल तुम्हारे सामान यहाँ ले आएंगे। यह कथन किसका है? तो मिसपाल जी का कथन है। मिसपाल जी का कथन है। जब मिसपाल जी रंजीत जी से मिलती है तो रंजीत जी कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि मिसपाल उसे रुकने के लिए कहती है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे जो सामान है वो परिवहन दफ्तर में ही रुक चुका, वहीं पे छोड़ दिया हूँ मैं। तब मिसपाल कहती है कि तुम रुक जा, मैं अभी पोस्ट मास्टर को फ़ोन करती हूँ, तुम्हारा सामान कल यहाँ पे आ जाएगा। 2 आदमियों का खान है भी या दोनों को वहीं भूखे रहना पड़ेगा? ये जो चीज़ है रंजीत कहती है, रंजीत पूछते हैं मिसपाल जी से कि दोनों व्यक्तियों का खाने का सामान है या दोनों को आज भूखे ही रहना पड़ेगा? तो यह कथन किसका है? रंजीत किससे पूछता है? तो मिसपाल से पूछता है। किसने कहा मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और निश्चिंत होकर खाती रहती हूँ? मिसपाल कहती है मैं सप्ताह दिन का खाना एक ही दिन बना लेती हूँ और मैं हफ्ते भर खाती रहती हूँ।
रंजित के संदूक में क्या था? रंजित के संदूक में क्या था? तो रंजित के संदूक में चपातियाँ थी। रंजित के संदूक में क्या था? चपातियाँ। नाम मात्र का डिब्बा में क्या था? एक डिब्बा था, उसमें क्या था? घी था। एक डिब्बा था, उसमें क्या था? घी था। सहसा झूले में कितने व्यक्ति बैठे थे? तो एक व्यक्ति थे। सहसा जो झूला था उसमें कितने व्यक्ति बैठे थे? तो केवल एक व्यक्ति बैठे हुए थे। इस कहानी में दरिया नामक एक स्थान की चर्चा की गई। दरिया नामक एक स्थान की चर्चा की गई है। दरिया के पास क्या बनना था? चर्चाएं किसके कारण की गई थी? क्योंकि दरिया के पास पुल बनने का निर्णय था, पुल बनाना था। टारपिन का तेल लाने के लिए मिसपाल और रंजित कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे? तो कुल्लू जाने का प्लान बना रहे थे। टारपिन का तेल लाने के लिए मिसपाल और रंजित कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे? तो कुल्लू। मिसपाल ने कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल आई थी? यानी मिसपाल जो थी वो जब नौकरी करने के लिए घर छोड़ के चली आई तो उसका एज क्या हो रहा था? 15 वर्ष हो रहा था। 15 वर्ष में ही ये अपना घर छोड़ के काम करने को चली आई थी। यह किसका कथन है कि माँ का मेरा घर में होना ही बुरा लगता था? माँ का मेरा घर में होना ही बुरा लगता था। तो मिसपाल जी ही कहती है कि मेरे घर में मेरे माँ को मेरा होना ही बुरा लगता था। नेक्स्ट है, मिसपाल को पिताजी की किस बात से चिढ़ थी? मिसपाल को पिताजी यानी मिसपाल के पिताजी को मिसपाल जी के किस बात पे चिढ़ थी? तो मिसपाल जी जो संगीत सीखने का कार्य किया करती थी ना, उसी चीज़ पर मिसपाल जी के पिताजी मिसपाल जी पे हमेशा चिढ़ किया करते थे। और मिसपाल जी संगीत जो सीखते थे, चित्रकला का जो अभ्यास करते थे, उसमें तबला और सितार का प्रयोग किया करते थे। वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए तो तबला और सितार का उपयोग किया करती थी। मिसपाल ने रंजित के लिए बिस्तर बिछाई थी। मिसपाल जो है वो रंजित के लिए बिस्तर कहाँ बिछाई थी? तो बरामदा में। कहाँ बिछाई थी? बरामदा में। तो दोस्तों इस तरह से 8 कहानियाँ जो झारखंड सिलेबस के अंतर्गत पढ़नी थी, वो सारी 8 कहानियों से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन्हें हमने वन लाइनर में देख लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्त।